बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक शानदार कोठी में अपने ख़ानदान के साथ रहते थे। एक दिन इनके बंगले पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसके सर पर एक गठड़ी रखी होती है। इस गठड़ी में बच्चों के खिलौने और कुछ नई चादरें होती हैं। वो गेट पर खड़े गार्ड से कहती है कि मुझे अंदर जाना है। गार्ड इसे रोक लेता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं और किससे मिलना चाहती हैं। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब की माँ हूँ और इन्हीं से मिलने के लिए गांव से आई हूँ। ये सुनकर गार्ड हैरान रह जाता है क्योंकि इस बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत ख़राब थी। इसने पुराने फटे कपड़े पहने हुए थे और सर पर गठड़ी रखी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी हो। गार्ड को इसकी बात का यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इसे एक तरफ साए में बिठा देता है और अंदर जाकर अपने साहब को सारी बात बता देता है। जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये सुनते हैं तो फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। इनके साथ इनकी बीवी भी बाहर आती है। गेट के पास बैठी अपनी माँ को असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं। लेकिन माँ तो अपने बेटे को देखते ही पहचान लेती है। वो समझ आती है कि मेरा बेटा अब कामयाब हो गया है और गरूर में मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। ये सब देखकर अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है कि ठीक है बेटा, मुझे माफ़ कर देना, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, शायद मेरा बेटा कोई और ही है। बुढ़ापे में याददाश्त भी साथ नहीं देती। ये कहकर वो वापस जाने लगती है और इसका बेटा भी अपनी बीवी के साथ अंदर चला जाता है। मगर जाने से पहले वो अपनी गठड़ी पास लाती है और गार्ड से कहती है कि बेटा, मेरे लिए एक खत लिख दो। गार्ड अम्मा के कहने पर खत लिख देता है। फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि ये खत अपने साहब को ही दे देना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर इस बूढ़ी माँ ने खत में क्या लिखवाया था और क्यों इसके बेटे ने माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। यह हकीकी वाकया पाकिस्तान के एक गाँव का है। वहाँ एक मियाँ बीवी रहते थे। शौहर का नाम अब्दुल रऊफ़ और बीवी का नाम खदीजा बीबी था। इनकी शादी को 8-10 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। वो दोनों बहुत परेशान रहते। जिस हकीम या डॉक्टर का कोई बता देता वहाँ जाकर इलाज करवाते, और जिस दरबार या मज़ार के बारे में कोई कह देता वहाँ जाकर दुआएं मांगते, नज़र नियाज करते ताकि अल्लाह इन्हें औलाद की नेमत अता करे। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया। फिर एक दिन खदीजा बीबी को खबर मिली कि वो माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर इन्होंने फ़ौरन अपने शौहर अब्दुल रऊफ़ को खुशखबरी सुनाई। ये खबर सुनते ही दोनों खुशी के मारे झूम उठे। अब्दुल रऊफ़ तो बरसों से औलाद न होने के दुख में मुब्तला रहता था और इस गम में शराब पीने का भी आदी हो चुका था। लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि अब इसके घर में भी नन्हे मेहमान की आमद होने वाली है, तो खुशी के मारे वो और भी ज़्यादा शराब पीने लगा। वक्त गुजरता गया और खदीजा बीबी की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। मगर जैसे जैसे वो दिन करीब आया, अब्दुल रऊफ़ को पता चला कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से इसका जिगर बुरी तरह ख़राब हो चुका है। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 माह का मेहमान है और ये बीमारी वो इलाज भी नहीं करवा सकता, क्योंकि वो गरीब लोग थे और इतना पैसा कहाँ से लाते। पैसा ना होने की वजह से वो अपनी बीमारी के बायस बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। दिल ही दिल में घुट घुट कर जीता रहा, लेकिन अपनी बीवी को इस बारे में कुछ खबर ना होने दी। फिर डिलीवरी का वक्त आ गया और खदीजा बीबी ने एक फूल जैसे बेटे को जन्म दिया। बेटे की पैदाइश पर घर में खुशी का समा छा गया। इधर अब्दुल रऊफ़ अपनी बीमारी को लेकर परेशान था, लेकिन दिल में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे औलाद तो नसीब हो गई है, अब मेरा सिलसिला तो चलता ही रहेगा। ये सोचकर इसने खुशी के मौका पर और ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। मगर ज़्यादा शराब नोशी ने इसकी बीमारी को और तेज़ कर दिया और एक दिन अचानक इसकी मौत हो गई। अब घर में एक तरफ बेटे की पैदाइश की खुशी थी तो दूसरी तरफ शौहर की मौत का गम। खदीजा बीबी को एक बेटा मिला, लेकिन साथ ही अपने शौहर को खो दिया। इस हादसे ने इसे सख्त सदमे में डाल दिया। वो सोचने लगी कि अब मैं अकेले अपने बेटे की परवरिश कैसे कर सकूंगी। कुछ दिनों तक तो मोहल्लेदार और रिश्तेदार इसकी मदद करते रहे, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद सब ने हाथ खींच लिया। यूं खदीजा बेबी बिल्कुल तन्हा रह गई और अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर इसके कंधों पर आ गई। अपने और बेटे के पेट पालने के लिए इसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इसका शौहर एक दिहाड़ीदार मजदूर था। इनके पास ना ज़मीन थी ना खेत खलियान, बस गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था।
جو وراثت میں ملا تھا۔ خدیجہ دوسروں کے گھروں میں برتن، جھاڑو پونچھا اور کپڑے دھونے جیسے کام کر کے مزدوری سے اپنے بیٹے کو پالنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا بیٹا بڑا ہونے لگا۔ اس کا نام اس نے انصار رکھا تھا۔ انصار اب اسکول جانے لگا اور ادھر اس کی ماں گھروں میں مزدوری کرنے جاتی رہی۔ وہ گھروں میں کام کر کے اس کی فیس وقت پر جمع کروا دیا کرتی تھی۔ ایسے ہی ان کی زندگی کے دن گزرتے گئے۔ انصار اب 10ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا۔ ایک دن اس کی ماں اسے اسکول لینے آئی ہوئی تھی تو راستے میں انصار نے اپنی ماں سے کہا، اماں آپ اب مجھے اسکول لینے مت آیا کریں، کیونکہ یہاں سب بچے آپ کو دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری ماں تو لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہے، تو ایک نوکرانی کا بیٹا ہے۔ اصل میں خدیجہ بی بی نے اپنے بیٹے کا داخلہ ایک بڑے جن گھروں میں وہ کام کرنے جایا کرتی تھی، ان گھروں کے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ بچے انصار سے کہتے، تیری ماں تو ہمارے گھر جھاڑو پوچھا کرنے آتی ہے اور تو نوکرانی کا بیٹا ہے، تو بہت گندے حال میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ نہ بیٹھا کر، تمام لوگ گندے ہو۔ اپنے 14 سال کے بیٹے کے منہ سے اتنی تلخ اور شرمناک باتیں سن کر خدیجہ بی بی پہلے تو بہت غصے میں آئیں، لیکن پھر سوچا کہ شاید بیٹے کو بھی یہ سب برا لگا ہوگا، اسی لیے وہ مجھ سے ایسے کہہ رہا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، اب ویسے بھی تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو خود ہی سکول آ جا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ انصار کی اسکول کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ پڑھائی میں وہ بہت ذہین تھا۔ اس کے استاد بھی خدیجہ بی بی سے کہا کرتے تھے کہ آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، یہ آگے چل کر ضرور کسی بڑی پوسٹ تک پہنچے گا۔ یہ سب سن کر خدیجہ بی بی کو بھی یقین ہونے لگا کہ ان کا بیٹا ایک دن ان کا نام ضرور روشن کرے گا۔ وہ اکثر اپنے بیٹے سے کہتی تھی، بیٹا تمہیں پڑھ لکھ کر ایک بڑا افسر بننا ہے۔ اور دوستو، انصار بھی اپنی ماں کے اس خواب کو پورا کرنے میں لگ گیا۔ آگے کی پڑھائی کے لیے اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں مجھے اب شہر جا کر پڑھائی کرنی ہوگی، لیکن شہر میں پڑھائی کے لیے خرچہ بھی زیادہ آئے گا۔ اس پر ماں نے کہا، بیٹا تو پیسوں کی فکر نہ کر، میں آج 3 گھروں میں کام کر رہی ہوں، کل سے 5 گھروں میں کام کر لوں گی۔ میں کام کے لیے گھروں کی تعداد بڑھا لوں گی، لیکن تجھے پیسوں کی تنگی کبھی نہیں آنے دوں گی۔ بس تو جی جان اور لگن کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھنا۔ یہ کہہ کر انصار پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا۔ اب ماں ہر مہینے 8 سے 10 ہزار روپے اس کے خرچے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی گریجویشن بھی مکمل ہو گئی۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اس نے سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے کوچنگ بھی شروع کر دی، کیونکہ انصار نے بچپن سے ہی اپنے گھر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی تھی، اس لیے وہ بڑی محنت اور لگن سے پڑھائی پر فوکس کرتا رہا۔ اللہ کے فضل سے ایک دن اس کی محنت رنگ لے آئی اور وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنائی۔ یہ خبر سننے کے بعد خدیجہ بی بی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ پورے محلے میں وہ ڈنڈورا پیٹنے لگی، میرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے، میرا بیٹا بڑا افسر بن گیا ہے۔ مگر محلے کے لوگ ان کی بات کا یقین نہ کرتے۔ وہ سمجھتے کہ یہ بڑھیا بڑھاپے میں پاگل ہو گئی ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ وہ کہتے کہ اس کا بیٹا تو کئی سال پہلے اسے چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا، یہ کام والی کا بیٹا بھلا اسسٹنٹ کمشنر کیسے بن سکتا ہے۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، مگر خدیجہ بی بی کو اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ ان کا بیٹا افسر بن چکا ہے۔ کچھ عرصے بعد انصار اپنی ٹریننگ کے لیے چلا گیا۔ ٹریننگ کے دوران ہی اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر اس لڑکی سے شادی بھی کر بیٹھا۔ جب انصار کو اس لڑکی سے محبت ہوئی تھی تو وہ دونوں خوب باتیں کرتے تھے، مگر انصار نے کبھی اسے اپنی فیملی یا اپنی بوڑھی ماں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے اس لڑکی سے یہ کہا ہوا تھا کہ میں بالکل یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد اس کی پوسٹنگ ہو گئی، شادی تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ پھر ایک دن اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی خدیجہ بی بی رونے لگی، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے بڑے خواب سجا رکھے تھے اور بیٹے نے ایک ہی لمحے میں ان خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ اس کے بعد ماں بیٹے کے درمیان کافی باتیں ہوئیں۔ انصار نے اپنی ماں سے کہا، اماں میں اب اسی شہر میں نوکری کر رہا ہوں، مجھے رہنے کے لیے ایک بڑا شاندار سرکاری بنگلہ بھی ملا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہوں۔ اپنا پتہ بھی دے دیا تو ماں نے کہا، بیٹا تو مجھے لینے کب آئے گا؟ کم از کم مجھ سے ملنے تو آ جا، اپنی بیوی سے بھی ملوایا کر، ایک بار بہو کو دکھا دے۔ لیکن انصار ہر بات کو گھما دیتا اور کہہ دیتا، اماں وقت آنے پر میں آپ کو بھی لے آؤں گا اور آپ کی بہو سے ملاقات بھی کروا دوں گا۔ اسی طرح 2 سال اور گزر گئے۔ پھر ایک دن انصار نے اپنی ماں کو فون کر کے خبر دی، اماں مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں۔
آپ की बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनते ही बूढ़ी माँ के अरमान और भी बढ़ गए, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने अपनी बहू को भी नहीं देखा था और अब पोते की खुशी भी मिल गई थी। ये सब सोचकर खदीजा बीबी की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इन्होंने फिर अपने बेटे से पूछा, बेटा तू मुझे लेने कब आएगा? यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि बुढ़ापे में ये पागल हो गई है, जो हर किसी से कहती फिरती है कि मेरा बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है। अगर वो इतना बड़ा अफसर होता तो कब का मुझे अपने साथ ले गया होता, लेकिन इस पागल बुढ़िया को कौन समझाए। मगर अंसार फिर से बात को टाल गया, अम्मा वक्त आने पर मैं सब के मुंह खुद ही बंद कर दूंगा। अब वो दादी बन चुकी थी और दादी बनने की खुशी इनके दिल में बहुत ज्यादा थी। खदीजा बीबी के पास कुछ पैसे जमा थे, वो इन पैसों को लेकर खुद ही अपने बेटे से मिलने निकल पड़ी। अंसार ने जो पता बताया था वो इन्हें याद था। सबसे पहले वो बाजार गईं और अपनी बहू के लिए एक सूट खरीदा, अपने पोते के लिए खिलौने खरीदे और साथ कुछ मिठाई भी ले ली। ये सब सामान एक गठड़ी में बांधकर सर पर रखा और ट्रेन पकड़कर उसी शहर जा पहुंची जिसका पता अंसार ने दिया था। अपने बेटे के घर को ढूंढने में इन्हें काफी परेशानी हुई, लेकिन चूंकि इन्हें अपने बेटे का नाम मालूम था और ये भी कि वो असिस्टेंट कमिश्नर है, तो इन्होंने रक्शे वाले से कहा, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर अंसार के घर ले चलो, मैं इनकी माँ हूँ। पहले तो रिक्शे वाले को यकीन ना आया, क्योंकि बुढ़िया बहुत ही गरीब हालत में थी। वो सोचने लगा कि भला एक बड़े अफसर की माँ ऐसी हालत में कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर के घर तक छोड़ आया और कहा, अम्मा उतर जाइए, ये वही अफसर का घर है जिस अफसर से आप मिलना चाहती हैं। इनका नाम भी बाहर दीवार पर लगी प्लेट पर लिखा हुआ है। जैसे खदीजा बीबी गेट के अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो बाहर खड़ा गार्ड इन्हें रोक लेता है और कहता है, अम्मा कहाँ घुसी चली आ रही हो, आपको यहाँ किससे मिलना है? तो बुढ़िया कहती है, बेटा मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, मैं इनकी माँ हूँ। तुम जाकर अपने साहब से कहो कि इनकी माँ इनसे मिलने के लिए आई है। पहले तो गार्ड को यकीन नहीं आता, लेकिन फिर सोचता है कि शायद वाकई ये उनकी माँ हो, तो वो अंदर जाकर खबर देता है। शाम का वक्त था, अंसार और इसकी बीवी दोनों साथ बैठे हुए थे। गार्ड कहता है, साहब जी बाहर एक बुढ़िया आई है, वो खुद को आपकी माँ बता रही है और आपसे अभी मिलना चाहती है। ये सुनकर अंसार की बीवी चौंक जाती है और कहती है, आपने तो मुझसे कहा था कि आप यतीम हैं और इस दुनिया में आपका कोई नहीं, तो फिर ये माँ कहाँ से आ गई? अंसार घबरा कर कहता है, मेरी कोई माँ नहीं है, आओ चल कर देखते हैं ये कौन है। दोनों मियाँ बीवी बाहर निकलते हैं। जैसे खदीजा बीबी अपने बेटे को देखती हैं तो खुश होकर कहती हैं, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, सब्र नहीं हो सका तो खुद ही तुझसे मिलने आ गई हूँ। मगर अंसार फौरन कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, जाओ अपने बेटे को कहीं और ढूंढो। ये सुनकर खदीजा बीबी चौंक जाती है, लेकिन वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। इन्हें यकीन हो गया कि अब इनका बेटा कामयाब इंसान बनकर अपनी माँ की कोई अहमियत नहीं समझ रहा, इसलिए मिलना भी नहीं चाहता। फिर वो अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटी कोई बात नहीं, शायद मुझसे ही गलती हो गई है। उम्र का तकाजा है, बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती हैं, इसीलिए गलती से तुम्हारे घर आ गई। ये कहकर अंसार अपनी बीवी को साथ लेकर अंदर चला जाता है और इधर बुढ़िया अकेली दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। खदीजा बीबी गार्ड को बुलाती हैं और कहती हैं, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक खत लिख सकते हो? गार्ड कहता है, ठीक है अम्मा, मैं लिख देता हूँ, बताओ खत में क्या लिखूं? तो बुढ़िया इसे एक खत लिखवाती है और कहती है, जब मेरा बेटा बाहर आए तो यह खत चुपके से उसे दे देना, और अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि अम्मा जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई हैं। गार्ड खत लिखकर अपने पास रख लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान था कि आखिर इस खातून ने खत में ऐसी बातें क्यों लिखवाई हैं, क्योंकि जो बातें खदीजा बीबी ने इस खत में लिखवाई थी, इन्हें लिखने के बाद खुद गार्ड भी हैरान और परेशान रह गया। कुछ देर बाद असिस्टेंट कमिश्नर अंसार बाहर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं, मेरी माँ कहाँ गई? तो गार्ड खत देते हुए कहता है, साहब आपकी माँ वहीं चली गई हैं जहाँ से आई थी। अंसार खत जेब में रख लेता है और अंदर चला जाता है। वो घर के कामों में मसरूफ हो जाता है और खत पढ़ना भूल जाता है। रात को जब वो अपने कपड़े बदल कर नाइट ड्रेस पहनता है तो इसकी बीवी वो कपड़े उठाकर रखने लगती है। तभी इसकी जेब से वो खत निकल कर नीचे गिर जाता है। अंसार के सामने ही खत जमीन पर आता है तो इसे याद आता है कि ये तो माँ का खत है जो मैं पढ़ना ही भूल गया था। खत को देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। अंसार की बीवी वो खत उठाकर पढ़ने लगती है। खत पढ़ने के बाद इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहती है,
आखिर तुम इतने पढ़े लिखे इंसान होकर अपनी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? एक वो माँ है जिसने तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर इस हाल तक पहुंचाया, और एक तुम हो जो आज इसे पहचानने से भी इनकार कर गए। मुश्किलों के बीच माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया, और आज मैंने इसी का ये सिला दिया कि इसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये बात सुनकर वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने शुरू में तुमसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन यही सच है कि वो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाला और बढ़ाया है और इस काबिल बनाया है। लेकिन जब वो अचानक यहाँ आ गई तो मैं घबरा गया कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, इसीलिए मैंने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसकी बीवी इसे समझाती है कि ये बहुत गलत बात है, तुमने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है। बीवी की बातों पर अंसार बहुत ही जज्बाती हो जाता है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि मैंने आज तक अपनी माँ के साथ जो भी रवैया अख्तियार किया है वो बिल्कुल गलत था। वो फैसला करता है कि सुबह सवेरे ही अपनी बीवी और बेटे को लेकर गाँव जाएगा, अपनी माँ से मुआफ़ी मांगेगा और इन्हें भी अपने साथ ले आएगा। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बूढ़ी अम्मा ने इस खत में ऐसा क्या लिखवाया था। इस खत में बूढ़ी अम्मा ने लिखवाया था कि बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि एक दिन तू मुझे ही भूल जाएगा और पहचानने से भी इनकार करेगा, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि अब तुम बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अपना एक ख़ानदान है, तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और ये भी दुआ करती हूँ कि कल को तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने से इनकार न कर दे। ये सब बातें इस खत में लिखी हुई थी। अगले दिन दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को लेकर उसी गांव पहुंचते हैं जहां अम्मा रहती थी। इसके बाद अंसार अपनी माँ के कदमों में गिर जाता है। वो अपनी माँ के कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगता है, और इसकी बीवी भी अपनी सास से मुआफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब आप अचानक हमारे सामने आ गई तो ये घबरा गए और कुछ भी समझ नहीं पाए, इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन पूरी रात ये इसी बात को सोच सोच कर रोते रहे। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, आप इन्हें मुआफ़ कर दीजिए। इसके बाद माँ की ममता भी जाग जाती है। वो अपने बेटे को गले लगा लेती है और अपने पोते को गोद में उठा लेती है। फिर पूरे मोहल्ले में कहती है कि देखो, आज मेरा बेटा मुझे लेने के लिए वापस आ गया है, जो कि एक बड़ा अफसर भी बन गया है। ये सब देखकर मोहल्ले वाले हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वाकई ये बुढ़िया सच कहती थी कि इसका बेटा अफसर है। इसके बाद अंसार अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाता है और अपने घर में रखकर इनकी बहुत अच्छी देखभाल करता है। इसकी बीवी भी खदीजा बीबी के साथ निहायत अच्छा सलूक करती है और खदीजा बीबी अपने पोते के साथ दिन भर खेलते हुए खुश रहा करती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें एक अफसर ने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि माँ ने सारी ज़िंदगी मुश्किलात सहकर अपने बेटे को पाला था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस अफसर के बारे में, इसकी माँ के बारे में आपकी क्या राय है, और इसकी बीवी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।